नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन। इस कार्यक्रम में हम लोग नियमित सोमवार से शनिवार को परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। इसका उद्देश्य आईएएस और आरएएस के पाठ्यक्रम पर चर्चा करना है। साथ में ही विषय अनुसार क्या रणनीति होनी चाहिए, इस विशेष मुद्दे पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित जितने भी डाउट्स आपके जहन में हैं उन सब पर हम लोग इस कार्यक्रम में श्रृंखलावार चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक पे हम लोग पहली जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो एक सब्जेक्ट से करने जा रहे हैं जो इस सिलेबस के लिए बहुत उपयोगी है, और वो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हम लोग इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पूरे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस विषय को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस विषय का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस विषय का सिलेबस क्या है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम इस एग्जाम में हम लोग सफल हो सकें। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करें तो हमारी भाषा में इसको हम लोग कोर सब्जेक्ट कहते हैं। कोर सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट होती है जिसके बिना एग्जाम को पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या सामान्य शब्दों में कहूं तो एक ऐसी सब्जेक्ट जिसका मार्क्स का जो वेटेज है वो हमेशा क्या है, एग्जाम के अंदर ज्यादा हो, उसको हम लोग कोर सब्जेक्ट कहते हैं। तो मेरी भाषा में इंडियन पॉलिटी जो है वो कोर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़े बिना आईएएस और आरएएस दोनों की ही एग्जाम को पास करना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है जरा देखिए। जब हम लोग इस सब्जेक्ट के महत्व की बात करते हैं तो यह प्री के लिए उपयोगी है, प्री के साथ मेंस के लिए उपयोगी है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ये इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी है। जब हम लोग प्री की बात करेंगे तो इसका महत्व वहां पर भी है, मेंस में भी है, और मेंस के साथ इंटरव्यू में भी इस सब्जेक्ट का जो है वो महत्व है। अगर हम लोग आईएएस की बात सबसे पहले करें तो आईएएस के अंदर हर साल का पेपर का एनालिसिस करते हैं तो 16 से 20 क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम से आते हैं। यानी 16 से 20 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 100 वो हमेशा पॉलिटी से आते हैं। अगर मैं 16 से 20 क्वेश्चनों का एवरेज मानकर चलूं तो मैं साफ शब्दों में कह सकता हूं कि ये 1/5 महत्व रखता है। तो एक अति उपयोगी विषय है प्री के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें तो 16 से 20 क्वेश्चन आईएएस के अंदर हमेशा यहां से आते हैं। जब हम लोग मेंस की बात करें तो आईएएस में जीएस का पेपर 2 है, जिस पेपर का नाम है आईआर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो जीएस पेपर 2 की बात करूं तो मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 150 मार्क्स जो है वो इस इंडियन पॉलिटी से संबंध रखता है। 150 मार्क्स जो है वो आपके जीएस पेपर 2 के अंदर मेंस में कवर करता है। तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के अंदर भी 150 नंबर का महत्व एक विषय का होना अपने आप में उपयोगिता है इस सब्जेक्ट के लिए। और जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो जो करंट में कोई कानून पारित हुआ हो, कोई विधेयक पेश किया गया हो, कोई बिल लाया गया हो, या कोई जजमेंट सुनाया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या किसी कानून से संबंधित, और जो चर्चा का विषय रहता है उस मुद्दे पर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। या फिर कोई राजनीतिक ड्रामा चल रहा हो, कोई सिनेरियो चल रहा हो, कहीं गवर्नर की पोस्ट का मिसयूज हो, कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, गवर्नमेंट को लेकर अस्थिरता हो, तो ऐसी तरीके की चीज जब चर्चा में होती है या उस दौरान हम कह सकते हैं कि अखबारों में चल रही है, तो ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इस सब्जेक्ट का महत्व है, प्री में भी है, प्री के साथ मेंस में भी है, और मेंस के साथ इंटरव्यू में भी है। सेम कहानी जब मैं बात करूं आरएएस की तो आरएएस के अंदर इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो प्री के अंदर भी इतना ही है। जब हम लोग, हालांकि वहां क्वेश्चंस 150 हैं, पर जब आरएएस की बात करेंगे तो आरएएस में प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से वो लगभग 18 क्वेश्चन आते हैं। और 18 क्वेश्चनों की बात करेंगे तो इनमें से फिक्स ट्रेंड है कि 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं। बाकी जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं वो हमेशा क्या होता है कि जो राजस्थान की पॉलिटी, जिसको हम बेसिकली कह देते हैं फैक्ट्स, जो इनसे जुड़े होते हैं, या छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े हैं, उनसे पूछ लिया जाता है। हालांकि इनका बैकग्राउंड भी यही होता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो इनका भी क्लियर होता रहता है। जैसे सपोज करो वो पूछ लेते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात है, तो जब हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। कुछ फैक्ट्स जरूर हमें चेंज करने पड़ते हैं। इसलिए आरएएस में भी ये लगभग आईएएस के बराबर ही महत्व रखती है। 18 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चनों तक यहां भी पूछे जाते हैं।
और जब हम लोग मेंस की बात करते हैं आरएस के अंदर, तो आरएस मेंस में लगभग 70 से 80 नंबर की ये होती है। अगर 800 नंबर की अगर मैं मेंस है तो 800 नंबर में से आप ये मानकर चलो कि 70 से 80 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडियन पॉलिटी से आ जाते हैं। हालांकि आजकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सिलेबस में जोड़ दिया है, मैनेजमेंट में कुछ पहलू जोड़ दिए हैं, लॉ जोड़ दिया है, तो कुछ चीजें थोड़ी बढ़ गई हैं, जैसे गवर्नेंस के कुछ सेगमेंट्स दूसरे सब्जेक्टों में भी आते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट प्री के लिए उपयोगी है, प्री के साथ यहां पर भी मेंस के लिए उपयोगी है। और सेम वही कहानी जब कोई पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है जो चर्चा का केंद्र है, तो कभी कभी इंटरव्यू में भी इस तरीके के सवालों को पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी इस तरीके के सवाल यहां से आ जाते हैं। तो ये तो हुई सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, महत्व। तो जब मैं महत्व की बात करूंगा तो शायद क्लियर हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट अपने आप में कोर सब्जेक्ट है और इसका महत्व जो है वो सबसे अधिक है। ये प्री के लिए भी उपयोगी है, मेंस के लिए भी उपयोगी है, तो इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी है। सामान्य शब्दों में कह सकता हूं कि अपने आप में कोर सब्जेक्ट है। अब सवाल यह है कि जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू है। जब मैं इंडियन पॉलिटी की बात करता हूं तो इंडियन पॉलिटी में कहा गया है कि दो चीजें हमें समझनी है। अब थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करने की आवश्यकता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सब एक जैसा ही है। जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हर एग्जाम में होती है, चाहे आरपीएससी के लेवल को उठाकर देखें, यूपीएससी के लेवल को उठाकर देखें, पर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है उसका फर्क होता है। क्यों फर्क होता है वो चीज भी हमें समझनी है। 2013 से बाद में सिलेबस दोनों ही संस्थाओं ने बदल दिया, आरपीएससी ने भी और यूपीएससी ने भी, दोनों ने ही 2013 में सिलेबस में एक संशोधन किया। और वो संशोधन ये किया कि राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पे और उनके समाधान पे चर्चा करनी है सिलेबस के अंदर। यानी पहले तो ये देखा जाता था कि बच्चे से ये पूछ लो कि गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, और उसके बाद जब उसको ये समझ होती थी तो ऐसा अंदाजा लगा लेते थे कि वो बच्चा क्या करेगा कि अपने नौकरी लगने के बाद गरीबी का समाधान कर देगा। पर 2013 के बाद इस पैटर्न को बदला गया कि अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे को गरीबी की समस्या की समझ होनी चाहिए कि गरीबी क्या है, निर्धनता क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है, उसके बाद दोनों को मापने के तरीके क्या हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि उस समस्या की समझ होनी चाहिए उसको, और साथ में उसे यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की गरीबी क्या है, शेष भारत की गरीबी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या समाधान संभव है, उसे अपने विचार वहां प्रकट करने की क्या होती है आवश्यकता। ऐसे में 2013 के बाद जब ये सिलेबस बदला तो इस इंडियन पॉलिटी की जो प्रकृति है वो भी हमें समझनी है। एक तो यह है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक यह है कि राजनीति कैसी है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि राज्यपाल के अधिकार क्या है, राज्यपाल की शक्ति क्या है, राज्यपाल के पद का महत्व क्या है, और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल, महाराष्ट्र का राज्यपाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का राज्यपाल क्या कर रहा है, कैसे वो विवादित बने हुए हैं। तो एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजनीति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, और एक कैसी है। कैसी होनी चाहिए इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये सैद्धांतिक पक्ष है, प्रिंसिपल पार्ट है, और राजनीति कैसी है इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये व्यवहारिक पक्ष है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस कर निकालेंगे तो क्या है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, इस चीज का वर्णन तो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। इस चीज का वर्णन तो कहां पर है, संविधान में, कि राजनीति कैसी है इस चीज का वर्णन, कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन तो है संविधान में। देश के संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक इस तरीके के उपबंध किए गए हैं, ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो हमारी राजनीति को प्रेरित करते हैं कि आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए। और व्यवहारिक राजनीति कैसी है ये हम लोग देखते हैं शासन व्यवस्था में। आजकल अखबार में आप पढ़ते होंगे कि कहीं पर सुशासन चल रहा है तो कहीं कुशासन चल रहा है, कहीं गुड गवर्नेंस है तो कहीं बैड गवर्नेंस है। इसका मतलब है कि जो गवर्नेंस है वो व्यवहारिक पक्ष है, जो शासन व्यवस्था है वो व्यवहारिक पक्ष है। तो पॉलिटी को मैं दो भागों में बांट सकता हूं, एक भाग तो है संविधान, सैद्धांतिक पक्ष, प्रिंसिपल एस्पेक्ट, और दूसरा भाग जो है वो है शासन व्यवस्था, जो गवर्नेंस का पक्ष है। क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा इस सिलेबस को और समझने की आवश्यकता है कि 2013 के बाद सिलेबस का अंतिम उद्देश्य है
कि राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का हमें क्या करना है, समाधान करना है, जितनी भी समस्याएं हैं। पर समस्या का समाधान करने के लिए समस्या की समझ हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। कि देश में गरीबी है तो इस गरीबी का समाधान क्या है, ये आपका सिलेबस है। पर सवाल ये है कि गरीबी का समाधान तो आप तब कर पाएंगे जब आप उस गरीबी की समस्या को समझते हो, जानकारी रखते हो। आपको यही नहीं पता यदि निर्धनता और गरीबी में क्या फर्क है, तो अपने आप में एक चुनौती है। गरीबी के प्रभाव क्या होते हैं, आर्थिक चुनौतियां ज्यादा हैं कि सामाजिक चुनौतियां ज्यादा हैं। ऐसे में जब हम इन सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को, इन सबको समझते हैं तो ये वास्तविक अंडरस्टैंडिंग है। इस हिसाब से यदि मैं आपको यह कहूं कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है, तो इस मुद्दे पर आप चर्चा तभी कर सकते हो जब आपके पास राज्यपाल की क्या हो, समझ हो। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि जो इस इंडियन पॉलिटी के दो भाग हैं, पहला भाग तो है संविधान और जो दूसरा भाग है शासन व्यवस्था, इसको सिलेबस में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जो संविधान है वो पीटी प्लस मेंस दोनों का पार्ट है। ये प्री में भी पूछा जाता है और प्री के साथ मेंस में भी इसको हम लोग पूछते हैं। क्लियर है। और जो गवर्नेंस है, जो शासन व्यवस्था है, वो केवल हमेशा कहां पूछी जाती है, मेंस के अंदर। यानी किसी भी चीज की जो समझ है वो तो आपसे प्री में भी पूछी जाएगी कि राज्यपाल से संबंधित आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे प्री में पूछेंगे और प्री के साथ मेंस में भी पूछेगा। और जब हम गवर्नेंस की बात करेंगे, शासन व्यवस्था की, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या समाधान संभव है, इन सभी चीजों की चर्चाएं केवल और केवल किसके अंदर होंगी, मेंस के अंदर। तो जब मैं मोटा मोटी सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में 4 चीजें हैं। सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है वो तो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और यह है प्री और मेंस दोनों के लेवल पर, ये प्री में भी है और प्री के साथ मेंस में भी है। और जब हम दूसरे चीज की बात करते हैं संविधान के साथ में, तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है गवर्नेंस, शासन व्यवस्था। यह है आपके मेंस के अंदर। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर लोग कहते हैं करंट का आता है हमेशा, तो यहां क्या इंपॉर्टेंट है कि जितने भी महत्वपूर्ण कानून या महत्वपूर्ण विधेयक जो पेश हुए हैं, कोई कानून जो महत्वपूर्ण है, जैसे पारित हुआ इस बार कि एमपी एलएडीपी प्रोग्राम के तहत, सांसद कोष के तहत सालाना 5 करोड़ जो सांसद को मिलता है वो अगले 2 साल के लिए सांसद को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कोई कानून लेकर आए हैं, कोई विधेयक लेकर आए हैं, तो उसको आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट हो। जैसे 3 तलाक को खत्म करने का बिल लेकर आए, ठीक है, तो कोई कानून या कोई बिल जो चर्चा का केंद्र रहा हो, यानी उस समय चर्चा में हो, उससे सवाल आता है। और चौथा, इंपॉर्टेंट जजमेंट, जितने भी वर्डिक्ट्स हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, मोस्टली तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, लेकिन जब हम आरएस की बात करेंगे तो हाई कोर्ट भी हमें शामिल करना पड़ेगा कि न्यायपालिका के द्वारा कोई महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया हो तो उस मुद्दे पर भी क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार जब इस सिलेबस की बात करूंगा तो ये 4 चीजें आपको टोटल तैयार करनी है। यदि आप ये 4 चीजें तैयार करते हो तो जो मैंने इस सब्जेक्ट का महत्व बताया उन सभी क्वेश्चनों को आप करने में क्या हो जाओगे, सक्षम। यानी 150 नंबर का मेंस और आप 18 से 20 क्वेश्चन जो प्री के अंदर पूछे गए हैं उनको क्लियर करने में क्या हो जाओगे, सक्षम। बस जरूरत है आपको इस सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ने की और उस सिलेबस के दौरान इन 4 चीजों को समझने की कि संविधान सबसे पहले जरूरी है। संविधान पढ़ोगे तो ही गवर्नेंस समझ में आएगा, शासन व्यवस्था, कि राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है, उस पद को कैसे हम लोग संवैधानिक सीमाओं में रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रख सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हम तभी कर सकते हैं जब हमें इस वास्तविक राज्यपाल की शक्ति का आंकलन हो, हमें यह पता हो कि इसकी नियुक्ति किस आधार पर होती है, क्या क्या इसकी शक्तियां हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, और कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो ये प्री में तो काम आएगा ही आएगा, ये मेंस में भी उपयोगी होगा। फिर हमें शासन व्यवस्था पढ़नी है, फिर हमें ये देखना है कि जिस साल हम एग्जाम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है केवल उसी साल का, जिस साल हम एग्जाम दे रहे हैं उस साल कोई कानून ऐसा सरकार लेकर आई हो या कोई विधेयक ऐसा लेकर आई हो जो चर्चा में रहा हो, विवाद का रहा हो। एनआरसी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बिल की हम लोग बात करें तो ऐसा बिल है,
ठीक है। जम्मू कश्मीर का 370 हटाने का बिल है, 3 तलाक का होना है, राइट टू प्राइवेसी को लेकर किसी सुप्रीम कोर्ट का बयान है। जब हम लोग बात करेंगे 3 तलाक को लेकर वैध घोषित करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस तरीके के फैसले, ये 2 करंट से जुड़ी हुई चीजें हैं। आखिरी 2 पॉइंट, इसके लिए आपको निरंतर अखबार को पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। पर उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे कि केवल अखबार ही संभव है कि और कुछ चीजें भी जरूरी हैं। तो ये वो टोटल सिलेबस है जो इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है। अब सवाल ये है कि सर पढ़ते तो सब हैं, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो हम कोई विशेष पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, पर इसको पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि यही पॉलिटी तो पटवारी में है, यही पॉलिटी शिक्षक भर्ती के अंदर होती है, और यही पॉलिटी आरएस में और आईएएस में है। और बहुत से लोग एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं कि आरएस की सिलेबस छोटा है आईएएस की तुलना में। ये 100% गलत है। जिससे भी आप आंकलन कराओगे या आप खुद समझदार हो, सिलेबस मिलाओगे, तो आरएस का सिलेबस अधिक है आईएएस की तुलना में। बस फर्क इतना है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस और अप्रोच ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट है, कि आरएस के अंदर थोड़ा लेवल कम है, आईएएस में लेवल ज्यादा है। तो मैं उन चीजों पर भी बात करता हूं। जब मैं सबसे पहले अप्रोच की बात करूं, यानी आपको किस दिशा में इस सिलेबस को पढ़ना है, तो आईएएस के हिसाब से बात करूं तो आईएएस के अंदर जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के अंदर 2 चीजों की उपयोगिता है। एक उपयोगिता तो है फैक्ट्स की और दूसरी उपयोगिता है कॉन्सेप्ट की। एक तो तथ्य जितने भी हैं, जैसे सपोज करो हाल ही में किसी को हम लोगों ने नया अध्यक्ष बनाया एनआईए का, किसी नए राज्य का राज्यपाल बनाया, जजों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी हो, ठीक है, तो ये तो हो गए तथ्य। और एनआईए बिल क्या है, एनजीएसी क्या है, ठीक है, इन सब से जुड़ा राज्यपाल की शक्तियां क्या है, उनसे जुड़ा कोई सिद्धांत हो तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट में सामान्य भाषा में सब फर्क समझाऊं तो जैसे सपोज करो मैं ये कहूं कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7% है, भारत की समृद्धि दर 7% है, तो 7% तो फैक्ट है। समृद्धि दर किसे कहते हैं, ग्रोथ रेट क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो आईएएस की जो पीटी है उसमें ये जो आपके 16 से 20 क्वेश्चन होते हैं वो इन चीजों पर आधारित होते हैं, या तो फैक्ट्स से या कॉन्सेप्ट से। तो पूछे जाएंगे 3 जगह से, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स पूछेगा, या कोई कानून या बिल जो चर्चा में है उसका पूछेगा, और या फिर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, वर्डिक्ट आया है, उससे जुड़ा हुआ पूछेगा। बस 3 चीजें। तो ये तो आपके हाथ में है, इसको तो आपको एक बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये वो 2 ऐसी चीज हैं जो आपको क्या है कि न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ने से रेगुलर कवर हो जाएगा। हालांकि न्यूज़पेपर में ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा। इसलिए पॉलिटी का आधार स्तंभ हम लोग कह सकते हैं संविधान है, और बाकी सब इसी पर टिके हुए हैं। अब जब सवाल यह है कि हम लोग आईएएस की बात करते हैं मेंस की, तो मेंस के अंदर क्या होता है, यही 2 चीजें वापस चाहिए होती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, उस कॉन्सेप्ट का हमें एनालिसिस करने की पावर होनी चाहिए, आंकलन करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि हम लोग बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो जब महाराष्ट्र में जब हम लोग तो देखो पॉलिटी के साथ एक बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जैसा अखबार में आता हम वैसा ही तैयार कर लेते हैं, ये सच नहीं है। अखबार में आया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शक्तियों का दुरुपयोग किया, पर 100% गलत था। क्यों गलत था, गौर करो कि क्या कहा गया है कि संविधान की शक्ति कहती है कि जब कोई दल बहुमत में हो, मेजोरिटी में हो, तो राज्यपाल उसी दल को चुनेगा, और जब कोई दल बहुमत में नहीं हो तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल को बुला सकता है, अपने विवेक से किसी भी दल को। यहां गौर करना कि ऑन हिज ओन डिस्क्रेशन पावर ही कैन कॉल फॉर एनी पार्टी, किसी को भी बुला सकता है, चाहे उसकी सीटें ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप और मैंने बना दी है धीरे धीरे। अब आप गौर करना, संविधान में बस इतना लिखा है। उसके बाद व्यवहार में लिखा है ऐसा, व्यवहार मतलब संविधान में नहीं है, किसी कानून में नहीं लिखा। राज्यपाल को क्या करना चाहिए कि सबसे बड़ी पार्टी को ही मौका देना चाहिए, क्लियर है। जब उसको मौका नहीं है तो दूसरी बड़ी को देना चाहिए, अगर वो तैयार नहीं है तो तीसरी पार्टी को देना चाहिए, और जब कोई तैयार नहीं है तो उसे राष्ट्रपति शासन के लिए पत्र लिख देना चाहिए, क्लियर है। ऐसे में जब उस महाराष्ट्र सरकार की बात करोगे तो पहले तो प्री अलायंस था, यानी चुनाव से पहले गठबंधन था, तो नियमानुसार तो शिवसेना गलत निकली। फिर भी अगर हम लोग मानकर चले तो कोई दल बहुमत में नहीं था। ऐसे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो
पहला मौका उसी को मिलना चाहिए। फिर अगर कोई शिवसेना या दूसरी को दिया है तो उन्होंने उसको भी दिया है, उसको भी चाहिए फॉर्मेलिटी के लिए 24 घंटे का समय दिया हो। हालांकि जब राज्यपाल की बात करोगे तो उसने संविधान की शक्तियां, कानून की शक्तियां, व्यवहारिक शक्तियां, जितनी कुछ काम में ले सकता था सबका प्रयोग किया, तो वो गलत नहीं था। अब सवाल यह है कि अखबार में तो गलत दिखाया गया, वहां ऐसा नहीं था, पर उसका इंटेंशन जब मैं महसूस करूंगा तो वो गलत महसूस होगा, क्योंकि दो लोग आए बिना वेरिफिकेशन करे, किसी अजीत पवार के कहने पर उसने क्या किया कि सबको बना दिया। वेरिफिकेशन होना चाहिए था, जल्दबाजी क्यों थी, सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। तो संविधान की सीमाओं में तो गलत नहीं हुआ, पर संविधान की सीमाओं का दुरुपयोग किया गया या संविधान की शक्ति का दुरुपयोग किया गया, उसका मुझे आंकलन करना है। तो ये हो गया है एनालिसिस करना, और फिर मुझे क्या करना है, इस पर एलोबरेट करना है कि मुझे अपने विचार देने हैं कि भविष्य में कोई ऐसा हो, राम नाईक जैसा कोई नया राज्यपाल वहां ऐसा ना हो, या कोई नया राज्यपाल महाराष्ट्र का इस तरीके का ना हो कि जो संविधान की सीमाओं में रहकर संविधान का दुरुपयोग कर दे। क्लियर है? तो ये IAS की मेंस है, जो क्या कहती है कि फैक्ट्स का महत्व नहीं है, महत्व है कॉन्सेप्ट का। उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और समझकर आपको क्या करना होगा, एनालिसिस, आंकलन करना होगा कि कितना संविधान के अनुसार है, कितना गलत है, और फिर अपने विचार उस पर रखने होंगे कि भविष्य में इस तरीके की कोई रणनीति नहीं हो। अब जब मैं बात करूं RS की, तो RS की परीक्षा जो है वो धीरे धीरे प्री का पैटर्न तो चेंज हो रहा है, और चेंज ये हो रहा है कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा है कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट का महत्व बढ़ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि RS की प्री भी जो है वो तथ्यों और सिद्धांतों के मिश्रण पर आधारित है। पहले होता था 90% फैक्ट्स, 10% कॉन्सेप्ट, लेकिन आजकल 50-50 चलने लग गया है कि 50% कॉन्सेप्ट पूछ लेता है तो 50% तथ्य पूछ लेता है। हालांकि प्री एग्जाम का ऑब्जेक्टिव हमेशा भीड़ को एलिमिनेट करना होता है, न कि अच्छे लोगों को चुनना होता। अच्छे लोगों के चुनने के लिए मेंस रखी गई है, प्री में बस यही करना है कि भीड़ को हम कैसे छांटें। इसलिए क्या है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी उपयोगिता होती है कि उस तरीके के सवाल भी पूछे जाने चाहिए, ताकि कुछ लोग तुक्का लगाएं, एग्जाम फेल हो जाए तो भीड़ कम होना लग जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए जब हम RS प्री की बात करते हैं तो इसमें फैक्ट्स भी हैं और फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट भी हैं। और जब हम लोग RS मेंस की बात करते हैं तो RS मेंस के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो इस टॉपिक में क्या है कि आज भी ऐसी स्थिति है कि कॉन्सेप्ट और एनालिसिस, हालांकि शॉर्ट एनालिसिस का मतलब अधिक विचार रखने की आवश्यकता नहीं है, सीमित, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जितना UPSC का लेवल है इतना लेवल इनका नहीं है। अब यहां क्या फर्क है देखना कि 90% क्वेश्चन तो फैक्ट्स जो कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं मेंस के अंदर। मेंस में भी 90% किस पर है, कॉन्सेप्ट पर है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अधिकतर जो हैं वो इसी से आ जाते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, राज्यपाल का अनुच्छेद सपोज करो 54-55 से 154-55 से संबंधित क्या नियम है, इन सब के बारे में चीजें आ जाती हैं। और एनालिसिस में 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी जैसे राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के तहत क्या शक्तियां हैं उनका मूल्यांकन करो, विचार रखो, तो 10 नंबर वाला एक क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस पर आ जाता है। तो एक कह सकता हूं कि 10% पेपर जो है वो एनालिसिस पर आता है। सामान्य शब्दों में इस बात को अगर मैं रिपीट करूं तो IAS की अगर प्री की तैयारी अच्छे से कर ली जाए और थोड़ा बहुत IAS के मेंस को समझ लिया जाए तो 100% जो कवर हो जाता है वो है RS का प्री और मेंस। बस यही फर्क है, सिलेबस सेम है, लेकिन फर्क क्या है क्वेश्चन के लेवल का, कि वहां फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट प्री में है। जब मेंस की बात करते हो तो कॉन्सेप्ट से जुड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के एनालिसिस से जुड़ा और उस पर अपने विचार रखने से जुड़ा होता है। पर जब RS की बात करते हो तो RS इतनी आसान हो जाती है कि जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस के अंदर 90% कॉन्सेप्ट आ जाता है और 10% एनालिसिस रहता है। तो IAS का प्री का लेवल भी अच्छे से अगर कवर कर लिया जाए तो RS का मेंस का लगभग 90% लेवल हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये इन दोनों एग्जाम को पढ़ने का अप्रोच होता है, पढ़ने का तरीका होता है। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान 2 चीजों का अधिक महत्व होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्व जो होता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका जो होना चाहिए वो है लैंग्वेज। आप हर विषय में क्या है कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो,
कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल सकते हो अपनी तरफ से। पर जब हम लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलना चाहिए। क्लियर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जब मैं बात करूं तो यहाँ क्या है कि निरंतर जो अपडेट के एंड पे बहुत माइनर चीजें होती हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करने की क्या होती है, आवश्यकता। क्लियर है। यहां तक हम लोग रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या हर साल लगभग 9 लाख होती है और यही आंकड़ा जब हम लोग आरएस की बात करें तो 3 से 4 लाख होता है, परंतु सफल बहुत चुनिंदा लोग होते हैं। और जब हम इस सफलता और असफलता का मूल्यांकन करते हैं तो हर छात्र अपनी रणनीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। रणनीति की बात करें तो क्या है ये रणनीति, ये जानना जरूरी है। इस परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि सिलेबस को समझा जाए, क्योंकि पढ़ना सामान्य प्रक्रिया है, पर इस परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति और विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता होती है। ऐसे में क्या है इस परीक्षा का सिलेबस, क्यों ये सिलेबस इस परीक्षा में शामिल किया गया है और किस तरीके से हमें इसको तैयार करना है, उन कौन कौन से बुक लिस्ट और सोर्सेज का प्रयोग करना है, करंट अफेयर्स को किस तरीके से तैयार करना है, ये सभी संपूर्ण जानकारी जब एक जगह से हमें मिल जाती है तो इस परीक्षा को पास करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं हूं अमित बुडानिया और आ रहा हूं ऑनलाइन क्लास वाला प्लेटफॉर्म पर अपना संपूर्ण आईएएस और आरएस का कोर्स लेकर। जब हम इस कोर्स की बात करेंगे तो इस कोर्स में विस्तृत तरीके से तैयार किया गया है, 16 से अधिक विशेषज्ञों के द्वारा ये तैयार किया गया है। लगभग 1500 से 1600 घंटे का ये कार्यक्रम होगा जो दोनों परीक्षाओं को समर्पित होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक क्लास को 3 बार देखने का मौका आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स के एक्स्ट्रा वीडियोज आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दोनों मीडियम के लिए रहेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के छात्र इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 24/7 टेक्निकल हेल्प रहेगी। आप किसी भी समय टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए, पेन ड्राइव के जरिए आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेज का भी ऑप्शन रहेगा, आप लाइव क्लासेज देख सकते हैं, उनके चैट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, नजदीकी किसी भी शाखा पर जाकर उस पूरे लाइव को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हर सप्ताह मेंटर्स टॉक की सुविधा मिलेगी। आप हर टीचर से हर सप्ताह जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक विस्तृत रूप दे सकते हैं। इसके अलावा इस संस्था से जुड़कर इस कोर्स को प्राप्त करें और नीचे दिए गए इस मेरे कोड का प्रयोग कर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम लोग इन मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि इस सब्जेक्ट को अगर हमें आईएएस और आरएस के हिसाब से तैयार करना है तो 3 चीज़ें उपयोगी हैं। 3 चीज़ों में पहली चीज़ तो इस सब्जेक्ट का महत्व क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्जेक्ट का वेटेज होगा उतना ही अधिक उसको पढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि इस सब एग्जाम का सिलेबस क्या है, और सिलेबस तो देखो इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है, पर यहाँ का पढ़ने का अप्रोच अलग होगा, सवालों का स्तर अलग होगा, लेवल अलग होगा। तो यूपीएससी और आरपीएससी के स्तर पर जब आरएस या आईएएस की एग्जाम दे रहे हो तब इसका अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का, वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा अंतिम चीज कि हर साल तैयारी तो 9 लाख लोग करते हैं, पर पास उनमें से केवल 1000 होते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने की एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसका महत्व पढ़ा, हमने सिलेबस को जाना और सिलेबस के साथ किस तरीके के क्वेश्चनों का स्तर होता है वो सब भी जाना। इसके अलावा
मैं दो चीजें आपसे यहां और इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं कि मेंस के अंदर क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेक्सचुअल और एक होता है नॉन टेक्सचुअल। टेक्सचुअल का मतलब होता है एज इट इज उठाया गया हो, जिस पर आपको अपने विचार नहीं रखने हो, आपने जितना उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है वैसा का वैसा। जैसे सपोज करो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या कानून है या योग्यता क्या है, तो उसमें आप और मैं अपने विचार नहीं लिख सकते हैं, जो वास्तविक प्रावधान है वो के वो लिखने हैं। अनुच्छेद 21 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान क्या है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो वो जो प्रोसेस है वो आप और मैं अपने विचारों से चेंज नहीं कर सकते। जैसा स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये आरएस में तो 90% यही होते हैं, इसीलिए वो आसान है कि सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया भी हो और उसको याद कर लिया हो तो भी आप कर सकते हो इस एग्जाम को। और 10% नॉन टेक्सचुअल होते हैं। नॉन टेक्सचुअल का मतलब होता है कि क्वेश्चन की थीम तो बैकग्राउंड स्टडी होती है, पर उसके लिए क्या है कि आपको अपने विचार रखने हैं। जैसे मैं कहूं कि अनुच्छेद 21 जो है वो किस तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या चुनौती है, या अनुच्छेद 21 के तहत किस तरीके से शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, मौलिक अधिकारों की जब हम लोग बात करेंगे तो उनका राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या संबंध है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो पॉलिटिकल की जगह सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों का महत्व क्या है। तो ऐसी चीज जहां आपको चीज तो ऐसी है कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए फंडामेंटल राइट है, सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो ये बेसिक्स तो पता होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये बेसिक पता होने के बाद आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हो, आपको अपने विचार लिखने एनालिसिस करके, तो उनको हम नॉन टेक्सचुअल कहते हैं। आरएस में तो ये 10% होते हैं और यूपीएससी में तो अधिकतर क्वेश्चन नॉन टेक्सचुअल होते हैं। पर एक पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है जहां लगभग रेशियो 50-50 का ही रहता है, यानी एक क्वेश्चन होगा तो उसमें आधा टेक्सचुअल होता है आधा नॉन टेक्सचुअल, या फिर कुछ क्वेश्चंस टेक्सचुअल होते हैं कुछ नॉन टेक्सचुअल होते हैं। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि जब मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के लिए क्या करना होगा, दो तरीके अपनाने पड़ते हैं, एक तो गाइडेंस का और एक सेल्फ का। देखो बहुत से लोग ऐसा है कि कहते हैं कि कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत से कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से बन जाता है, और उसके बावजूद आप हर इंटरव्यू देने वाले को जो चयनित हुआ है वो कहता है कि मैं सेल्फ स्टडी से बना हूं। फिर जब उसका बैकग्राउंड चेक करते हो तो 56 कोचिंगों में उसका ऐड आता है कि वो पढ़ा है, तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट है। अब सच क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, गाइडेंस का मतलब अकेली कोचिंग नहीं है। गाइडेंस का यहां मतलब है कि आपको सिलेबस समझाने वाला कौन है, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। याद रखना, कोचिंग केवल सिलेबस समझा सकती है, तो वो कोई भी हो, कोई अच्छा मेंटर हो, कोई हम लोग बात करें कोचिंग हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई फ्री प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, कोई वेबसाइट हो, लेकिन जो आपको सिलेबस को समझा दे वो तो आपको गाइडेंस देने वाला है। और उसके बाद आपको अपना सेल्फ करना है, खुद को करना है। अब मैं बात करूं गाइडेंस की, तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप पर दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जो जिम्मेदारी होती है वो सिलेबस समझने की, और बाद में उस सिलेबस को क्या करना कि तैयार करने की। तो दो चीजें हैं कि एक तो कोचिंग जो काम कराती है वो खुद को करना है जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और दूसरा उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है। तो मैं आपके दोनों दायित्वों को अलग अलग मान रहा हूं। यदि आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी मैं आपको गाइडेंस के तरीके से ही मान रहा हूं कि आप पहले पढ़ेंगे, बाद में खुद को सेल्फ स्टडी के मॉड्यूल पे ले जाएंगे। और यदि आप कोचिंग कर रहे हैं, कहीं से प्लेटफॉर्म से कोई भी सुविधा ले रहे हैं पढ़ने की, तब हम लोग बात करेंगे। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो गाइडेंस हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। पर मैं केवल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूं कि आपको इसमें क्या करना है। मैं ये मानकर चलता हूं कि बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में 3 स्तर होते हैं। एक सबसे पहले तो 0 लेवल, दूसरा बेस लेवल और तीसरा एडवांस लेवल। जब मैं 0 लेवल की बात करता हूं तो इसका यहां क्या तात्पर्य है कि बच्चा सिर्फ ये जानता है कि पॉलिटी नाम की कोई सब्जेक्ट होती है, बाकी वो ये भी नहीं जानता है कि विधायिका किसको कहते हैं, कार्यपालिका किसको कहते हैं। क्योंकि देखो पेपर तो जीएस का ही है, याद रखना, जनरल स्टडीज का। पर साइंस फील्ड का बच्चा है तो उसके लिए चुनौती है। जैसे मैं आर्ट्स वाले को कहूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं तो तनाव में आ जाता है, तो सेम कहानी उसके लिए बेचारे के लिए कि न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, तो उसके लिए बराबर है। उस बच्चे को मैं मानता हूं 0 लेवल पर, एकदम 0 स्तर पर, जिसको ये पता है कि पॉलिटी सब्जेक्ट है बाकी कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले
आपको इस पॉलिटी में अपना जीरो लेवल डेवलप करने के लिए, कि जिससे हम कह सकते हैं कि इस विषय की थोड़ी बहुत समझ हो जाए, इसके लिए हमें एक एनसीईआरटी पढ़नी होती है। वो एनसीईआरटी है 11th क्लास की। क्लियर है? स्क्रीन पे आप साइड में दिख भी रही होगी कि 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं केवल वही पढ़ने की आवश्यकता है। अब जब इस एनसीईआरटी की हम लोग बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ो, पर यह सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? देखो क्या है कि 6th की एनसीईआरटी छठी क्लास के बच्चे के हिसाब से है, 7th की 7th के, 8th की 8th के, अब वो उसके दिमाग के हिसाब से बनाई हुई है। अब अगर पहले ऐसा होता था कि मटेरियल का फर्क था, अब अगर संविधान की परिभाषा 6th में है, संविधान की विशेषताएं 7th में है, संविधान के प्रावधान 8th में है, संविधान की कार्यपालिका न्यायपालिका की तुलना 9th में है, संविधान के अन्य प्रावधान 10th में है, और 11th में पूरा है संविधान क्या, क्यों और कैसे, यानी शुरुआत से लेकर अब तक संविधान से जुड़ी हर जानकारी। तो फिर क्या आवश्यकता है 6 to 10th पढ़ने की? केवल टाइम पास होगा। हाँ, शुरुआत में कहते हैं ना बिगनर को वहां से शुरू करना चाहिए, पर मेरी राय है कि बिगनर को एग्जैक्ट 6 to 12th नहीं करना चाहिए। अगर इंडियन पॉलिटी 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने से पूरी हो रही है तो उस बच्चे का टाइम खराब करने से अच्छा है कि वो 11th की एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ ले या 3 बार पढ़ ले, ताकि उसका जीरो लेवल हमेशा के लिए क्या हो जाए, मजबूत। इसलिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है जिससे आपका जीरो लेवल क्या हो जाए, मजबूत। अब बेस लेवल का अर्थ क्या है कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आपकी कोचिंग का नोट्स हमेशा क्लास नोट्स प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद यदि वहां से कोई बुकलेट मिली है तो बुकलेट प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आपने ये सब चीजें सेल्फ करना चाहते हो तो किसी अच्छी कोचिंग का या अच्छी रेफरेंस का आप नोट्स खरीदो, जो जरूरी है। और उसके बाद जब हम लोग ये कह सकते हैं कि आप किताब खरीदना चाहो तो बहुत से लोग आपत्ति करते हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत पर, कि अच्छी किताब नहीं है, कुछ अपना नाम प्रभावी बनाने के लिए डीडी बसु बता देते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों ही चीजों की बात करते हैं तो देखो क्या है कि डीडी बसु की जो लैंग्वेज है वो तो बहुत टफ लेवल की है। टफ लेवल का मतलब है जिसको पहले से पॉलिटी आती है बहुत अच्छे से, वो डीडी बसु पढ़ सकता है, बाकी सब तो केवल कुछ चंद चैप्टर पढ़ सकते हो। और सेम कहानी एम लक्ष्मीकांत में है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई ये भी इजी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले 5-7 चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, और जैसे उन 5-7 चैप्टरों को पढ़कर आप कहानी खत्म कर दोगे तो उन 5-7 चैप्टरों के बाद यहां से कहानी क्या हो जाती है, फिर से मुश्किल शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें तथ्यात्मक चीजें जो हैं वो ठीक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझने हो तो वो ठीक है। इसलिए अगर मैं आज के हिसाब से कहूं तो ये किताब ही सफिशिएंट होगी, दूसरी किताब के योग्य हम नहीं है। हालांकि आलोचना करना आसान है कि भाई ये अच्छी नहीं है, पर सवाल ये है कि अभी तक के हिसाब से अगर मैं लेवल के हिसाब से बताऊं तो ये अच्छी है, पर पूरा इस पर निर्भर हो जाना और इसी से पूरा सब्जेक्ट तैयार करना संभव नहीं है। पहला काम हमेशा एनसीईआरटी, दूसरा काम अच्छे नोट्स हमेशा, जिससे क्या हो, एक दिशा मिलती रहे कि किस दिशा में पढ़ना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि एम लक्ष्मीकांत को रेफरेंस बुक के तौर पे हम लोग काम में ले सकते हैं। अब सवाल है कि एडवांस लेवल पर हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें करंट तैयार करना है। बेस्ट सॉल्यूशन जो है करंट तैयार करने के लिए राज्यसभा टीवी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और उसके बाद अंतिम में टेस्ट सीरीज हर साल। और इन सब में भी कौन कौन से उपयोगी हैं, तो मैं अपनी तरफ से कुछ यूट्यूब पे और कुछ ऐप पे वीडियोज हैं। हालांकि ऐप पे जो चीज़ मिलती है वही यूट्यूब पर है। तो इस AB+ टीवी के ऐप पे हम लोग 2 प्रोग्राम चलाते हैं, एक नॉलेज कॉर्नर के नाम से और दूसरा जो चलाते हैं वो अमित बुडानिया शो के नाम से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं जो इस पॉलिटी के संबंध में होते हैं, या जो नॉलेज कॉर्नर में हम करंट पर्सपेक्टिव कोई जो चर्चा में रहता है उन पर चर्चा करते हैं जो इनके अंदर होता है। तो अगर आपको आदत है इनकी पढ़ने की तो बेस्ट है। यदि आप चाहते हो कि कोई दिशा मिलती रहे तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और इन मुद्दों को निःशुल्क प्राप्त करते रहिए। तो इससे क्या होगा, ये अगले पूरे इसी साल से हमने शुरू किया है तो पूरे अगले साल तक ये चलता रहेगा, और इस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे इसके लिए। लेकिन उस चर्चा के दौरान केवल ये एडवांस लेवल वाला बच्चा ही उनको अच्छे से समझ पाएगा। कोशिश तो की जाती है कि सब बैकग्राउंड वाले समझ पाए, पर ये 2 स्तर काम कर लेता है वही पढ़ पाता है। अब ये तो वो हुआ जो गाइडेंस हुई। अब सवाल है कि तुम सेल्फ कैसे करोगे। तो जब मैं आपको इस सब्जेक्ट की बात करूं तो आप
अलग अलग जो पढ़ने की स्ट्रेटजी है सेल्फ की, उसको सिलेबस पढ़ने की जो आपकी स्ट्रेटजी है वो अलग अलग ना बनाकर क्या करें, आप एक बार में शुरुआत में एक सब्जेक्ट को ही फिनिश करें। जब आप एक सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं तो आपका 100% एवरेज उसका तैयार हो जाएगा। आप अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होंगे, मिस गाइड होते रहेंगे। आपको ऐसा महसूस तो होगा कि आप पढ़ रहे हैं, पर आपको ऐसा लगेगा कि परिणाम नहीं आएगा। मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो आप भटकते हुए पढ़ते रहोगे, तो एक साल पूरे लगता रहेगा कि पढ़ रहे थे, पर जो वैल्यूएबल चीज थी वो आप नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, जब एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तब बीच बीच में कुछ ख्याल आते हैं कि हिस्ट्री बची हुई है, ज्योग्राफी बची हुई है, साइंस बची हुई है, पर उन ख्यालों पर नियंत्रण रखो। क्योंकि अगर आपको दिमाग में आया हिस्ट्री बची और आपने हिस्ट्री किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया तो भी आपकी हिस्ट्री पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद इतिहास बन जाओगे लेकिन आपका इतिहास पूरा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है एक बार में एक सब्जेक्ट को आप पूरा करें, ताकि कम से कम मन में यह तो हो कि 100 में से 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्लियर हुआ, 150 क्वेश्चन मेंस का क्लियर हुआ, तो कम से कम एक एक स्टेप वाइज हम लोग चलें। इसीलिए कोर्स सब्जेक्ट को महत्व हमें ज्यादा देना है, जो सब्जेक्ट वेटेज ज्यादा रखते हैं। आपको क्या करना है, विथ इन 7 डेज इस एनसीईआरटी को पढ़ना है, और विथ इन 7 डेज जो आपके रेस्ट नोट्स हैं, जो भी आपने किसी कोचिंग के माध्यम से लिए हो या कोचिंग पढ़कर लिए हो, उनको पढ़ना है। और उस 14 से दिन के बाद में आपको अगले 3 से 4 दिन क्या करना चाहिए, जो पुराने प्रीलिम्स के टेस्ट हैं वो देने की आवश्यकता है, और जो मेंस के टेस्ट हैं, मेंस के टेस्ट पेपर हैं, उन पेपरों को आपको क्या करना है, केवल पढ़ने की आवश्यकता है, लिखने मत बैठ जाना चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स के टेस्ट दो तो आपको यह पता चल जाएगा कि एवरेज कितना आपका इसमें कवर हो रहा है। और मेंस के पेपरों को आप केवल पढ़ लो। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आ रहा है, तो इसका मतलब 90% 60% भी अगर आपको आ रहा है तो आप सही स्टेज पर हो, क्योंकि वो उस साल की करंट के हिसाब से था, इस साल की करंट के हिसाब से आप कर जाओगे। यदि 60% क्वेश्चन भी आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा था हर क्वेश्चन के पीछे एक बैकग्राउंड छुपा हुआ, 50% टेक्सचुअल वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर से है, यदि वो आपको आ रहा है तब आप 100% करंट के बेसिस वाला कर पाओगे। तो ये टोटल स्ट्रेटजी है। इस सब्जेक्ट को अगर मैं मानकर चलूं तो 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरा कवर करने की आवश्यकता होती है। आपके जितने भी सुझाव या जितने भी आपत्तियां कोई भी होंगे, आप इस वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि हम लोग एक एक सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी फिनिश कर दें। मेरा मकसद ये है कि एक पूरी कर रहे हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप पर उपलब्ध रहे। क्लियर है? और यदि आपको ये सब अच्छा लगा हो तो मेरी इंडियन पॉलिटी की खुद की क्लासेज हैं, जिनके डेमोज आप नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। आप वो खरीद सकते हैं, बहुत माइनर फीस पर अभी मिल रहा है, और आप अन्य कहीं बेहतर स्रोत भी मिल रहा है तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। पर इस सब्जेक्ट को 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आप अच्छे से कवर करेंगे, तभी आपकी उपयोगिता होगी। क्लियर है? देखते रहिए AB+ TV। Every year, more than 9 lakh aspirants prepare for UPSC, and the same scene is with Rajasthan Administrative Service. More than 2 to 3 lakh people prepare for RS, but only few get success in this examination. And when we research over this success or failure, there is the only one reason that comes out. That is the strategy for this examination. So we can say that the strategy for the preparation is the only reason of the failure or success. You should know the proper strategy to pass this examination. Join Budania IAS and Online Classwala, the best online platform. With me, you will get regular updates about this examination and the strategy, and you can use my code to get the courses benefits over this platform. Join me at the Online Classwala.